हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट में। दोस्तों फाइनली बिहार बोर्ड ने आपका इंटरमीडिएट एग्जाम का क्लास 12 हिस्ट्री का दोस्तों ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए बिहार बोर्ड ने जो है आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का यानी कि हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटिकल का भी, सभी सब्जेक्ट का जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में टोटल 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों मॉडल पेपर जो जारी किया जाता है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आपको पता चले कि इस बार का जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा रहेगा, क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा रहेगा। और आपको देखिए टाइम वगैरह यानी कि एक प्रकार का समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो आउट हो चुका है और आपको बनाना है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट पहले तो आपको बनाना है, उसके बाद फटाफट मिला लीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे सभी क्वेश्चन यानी कि 100 में से 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। वो सभी क्वेश्चन आपको फटाफट मिलाना है और लास्ट में आपको बताना है कि आप टोटल कितना सही किए। ठीक है, तो ये इतिहास का इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। और फटाफट आप लोग क्या कीजिए कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में फटाफट कमेंट करते चलिए। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ध्यान रखिएगा। टोटल आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 में से आपको 50 बनाना है, लेकिन यहाँ पर आपको 100 में से 100 बनाना है चाहे जैसे हो। ठीक है, फटाफट आप लोग मिलाइए। और एक चीज, अगर कोई आप अदर बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड को छोड़ के अगर आप कोई दूसरा बोर्ड से हैं, आप भी इस तरह का क्वेश्चन को देख सकते हैं क्योंकि आपके बोर्ड में भी इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट हम लोग मिलाएंगे। चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, लोथल का, कालीबंगा का। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा का। ठीक है, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था वो है हड़प्पा का। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? कनिंघम ने, अर्नेस्ट मैके ने, जॉन मार्शल ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है आपका अर्नेस्ट मैके ने, यानी कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन, फटाफट आप लोग मिलाते जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस क्वेश्चन, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो में। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमाया गया, हम लोग क्या पढ़ते थे दयाराम साहनी, लेकिन यहाँ पर एक और लगा दिया राय बहादुर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां पर उत्खनन करवाया था? बिल्कुल इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा में। हड़प्पा से हम लोगों को पता चला था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो राइट आंसर जो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग बार बार कर चुके हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु सभ्यता में गोदी बारा कहां से मिला है? देखिए गोदी बारा, दो चीज है यहाँ पर। सिंधु सभ्यता में गोदी बारा जो है वो कहां से मिला है? कालीबंगा से, रोपर से, बनवाली से, बनावली या बनवाली दोनों एक ही चीज है, या फिर लोथल से। तो इसका जो है राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है लोथल से, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आप लोग मिलाते जाएंगे, फटाफट आंसर देते हुए चलेंगे। लोथल कहां स्थित है? गुजरात में, बंगाल में। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार करा चुके हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था हड़प्पा सभ्यता में? मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगा। बिल्कुल मैं आपको कई बार एक क्वेश्चन करा चुका हूं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु नदी के बगल में जो है वो मोहनजोदड़ो भी है और सिंधु नदी बगल में आपका हड़प्पा सभ्यता भी है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है तो आपको तब भी लिखना है सिंधु नदी, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, वो भी सिंधु नदी। और अगर पूछ दिया आपको कि हड़प्पा किस नदी के किनारे तो वो है रावी नदी के किनारे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कनिंघम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड कर्जन को, या फिर जॉन मार्शल को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है कनिंघम। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो कनिंघम को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया हूं, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और एक चीज आपको बता देते हैं, हो सकता है इस मॉडल पेपर से, ये जो मॉडल सेट आपका 2022 के लिए जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है, तो हो सकता है 50 से 60% या फिर 40 से लेकर के 50% क्वेश्चन जो है सेम टू सेम यहीं से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? देखिए अभी हमने क्या पढ़ा आपको कि रावी नदी किनारे, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। अब क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा दिया है, क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वो है हड़प्पा। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमाता है बट आपको आराम से आंसर देना है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहां मिले थे? बहुत आसान है और कई बार आपको करा चुके हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो विशाल स्नानघर के जो अवशेष है वो मोहनजोदड़ो में मिला था। कहां पर? मोहनजोदड़ो में। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा 1784, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वो 1784 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था?
फूट डालकर मतलब क्या हो गया, फूट डालो शासन करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया है, क्या बोल दिया है, फूट डालकर, नहीं बोला है कि फूट डालकर, मतलब ये नहीं बोला इंग्लिश में जैसे हम लोग बोलते हैं डिवाइडिंग एंड रूल, यानी कि फूट डालो शासन करो, उसी को बोल दिया फूट डालकर। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा लेवल में किया गया है, जो बच्चे समझ के पढ़ते वो आराम से आंसर दे सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है, तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो कार्य है सर्वप्रथम अजात शत्रु ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 12, सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? अशोक को, स्कंदगुप्त को, या फिर समुद्रगुप्त को, या फिर नेपोलियन को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका जो राइट आंसर आपका स्कंदगुप्त होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 13, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? हम लोग क्वेश्चन को देखिए यहां पर भी घुमाया गया है, यानी कि अशोक का शिलालेख का पता जो है वो कौन सा कलिंग, यानी कि किस शिलालेख से, कौन सा शिलालेख से अशोक द्वारा जो कलिंग विजय था उसका पता चला था? प्रथम, 5वें, 10वें या फिर 13वें? यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा, बहुत ही आसान बात है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 13वें। ठीक है, तो हम लोगों को पता चला था 13वें शिलालेख से, किसका? अशोक द्वारा कलिंग विजय का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 14, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? देखिए आपको एक कई बार करा चुके हैं, मैं खुद ये क्वेश्चन आपको कई बार करा चुका हूं, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, या फिर इसका लेखक कौन है? अर्थशास्त्र है। बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 15, निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज द्वारा, कई बार आपको ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा इंडिका। फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे प्लीज, इससे आपको पता चलेगा आप कितना पानी में है, और लास्ट में आपको बताना है आपकी तैयारी, यानी कि आप कितने मार्क्स से लेके आए हैं। ठीक है, और समझिए एक प्रकार का ये टेस्ट है, प्लीज ध्यान से दीजिएगा। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? वो है इंडिका। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 16, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है कालिदास। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? वो है कालिदास। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 17, पर्याग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है समुद्रगुप्त। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसी शासक से जो है संबंध है पर्याग प्रशस्ति का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 18, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्य राजवंश, या फिर गुप्त राजवंश, या फिर कुषाण, या फिर सातवाहन? तो अर्थशास्त्र और इंडिका, इन दोनों से हम लोगों को किस राजवंश की जानकारी मिलती है? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मौर्य। ठीक है, तो मौर्य राजवंश की जानकारी हम लोगों को मिलती है अर्थशास्त्र और इंडिका से। देखते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 19, उपनिषदों, क्या है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन आपको कराया है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है 108। ठीक है, तो उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 20, फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए क्वेश्चन आपको कई बार करा चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, किसी को भी गलत नहीं करना प्लीज। अगर आप अभी भी क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको तैयारी बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? बिल्कुल यहाँ पर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन दिया गया है इस बार। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। मेगास्थनीज कौन था? यात्री था, व्यापारी था? ये भी क्वेश्चन देखिए आपको कई बार करा चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका राजदूत। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो है 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। मेगास्थनीज कौन था? वो राजदूत था। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। चलिए अच्छा एक बात पूछते हैं आपको, जैसे कि कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मेगास्थनीज जो है वो तो राजदूत था, लेकिन कहाँ का? तो यूनान का। ध्यान दीजिएगा, यूनान का। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसी का शासनकाल में ही आया था। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो है वो यूनान का राजदूत था। अब देखिए इस क्वेश्चन को। नंबर 22, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं किसके? सोने के, चांदी के, तांबे के? ये भी क्वेश्चन देखिए आपको कराए हुए हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, तो पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते हैं वो किसके से बने होते हैं? चांदी के भी बने होते हैं और तांबे के भी बने होते हैं। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, सॉरी डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चांदी और तांबे दोनों। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म को और क्या कहा जाता है? पार्थ, गंगापुत्र, मधुसूदन, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए ये भी क्वेश्चन जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है देखने को मिले एग्जाम में। देखिए भीष्म को जो है और क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका गंगापुत्र हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे डी लगा देते, नहीं,
भीष्म का कई नाम था, एक था आपका गंगापुत्र, एक था आपका भीष्म। एक तो भीष्म था ही, तो भीष्म को और क्या कहा जाता है, भीष्म कहा जाता है या फिर गंगापुत्र कहा जाता है। और एक नाम है उसका, वो है पितामह। क्या नाम है, पितामह। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आपको ऑप्शन में दे दे पितामह तो आपको लगाना है, ठीक है। तो भीष्म का जो है टोटल 3 नाम है, यानी कि एक भीष्म है, एक गंगापुत्र है और एक पितामह है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अभिमन्यु किसका पुत्र था, भीम का था, अर्जुन का था। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका था अभिमन्यु जो है वो किसका पुत्र था, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा अर्जुन, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभिमन्यु जो है वो अर्जुन का जो है पुत्र था, ठीक है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 25, द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था, द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था, भीम ने, अर्जुन ने, दुर्योधन ने, कर्ण ने। तो यहां पर जिसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है अर्जुन, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 26, कौरवों की संख्या कितनी थी, 100, 105, 90, 110। तो यहां पर जिसका राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 100, ठीक है। तो कौरवों की संख्या जो है वो कितनी थी, वो आपका 100, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 27, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। देखिए क्वेश्चन आपको कई बार करा चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। तो महाभारत की जो रचना है वो कौन सी भाषा में हुई थी, वो संस्कृत भाषा में हुई थी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन, फटाफट हम लोग आंसर देते हुए आप लोग चलेंगे, ठीक है। त्रिवैदिक लोग किसकी पूजा करते थे, विष्णु की, शिव की, लक्ष्मी की, प्रकृति की। तो यहाँ पर जो 28 का राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है प्रकृति, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, नाथ मुनि का संबंध किससे है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। तो ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वैष्णव धर्म, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो नाथ मुनि का जो संबंध है वो वैष्णव धर्म से है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन आपको कई बार करा चुकी है, जी हाँ बताएंगे फटाफट, बौद्ध से, जैन से, हिंदू से, इस्लाम से। जी हाँ 30 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है बौद्ध, जी हाँ बौद्ध धर्म से। तो सुत्त पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से हैं, ठीक है। चलिए गौतम बुद्ध जो है इस धर्म के रचनाकार हैं, बोल सकते हैं कि इस धर्म को लेके आया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, जी हाँ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसको शिक्षा कहां प्राप्त हुई थी, इसका बचपन का नाम क्या था, ठीक है। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए गौतम बुद्ध बोल दे, महात्मा बुद्ध बोल दे, दोनों एक ही है। देखिए इस क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी। यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है अजात शत्रु शासक, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजात शत्रु शासक के समय में हुई थी। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को नंबर 13, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था। महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे, तो वो पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में से कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहिंसा, ब्रह्मचर्य को, सत्य को या फिर अपरिग्रह को, तो किसको जोड़ा था, कौन से सिद्धांत को जोड़ा था। बिल्कुल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मचर्य। अगर कभी कभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो ऑप्शन को देख लीजिए, आराम से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, अशोक का धम्म, जी हाँ अशोक ने की थी। तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो है वो अशोक ने की थी। किसने की थी, अशोक ने की थी। अशोक का धम्म, अशोक का धम्म, ठीक है। चलिए दीन ए इलाही की जो स्थापना है वो किसने की थी, अकबर ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, कालिदास ने, अश्वघोष ने, बाणभट्ट ने, चाणक्य ने। तो यहाँ पर जो 35 का राइट आंसर होगा बिल्कुल वो हो जाएगा आपका चाणक्य ने, ठीक है। तो बुद्ध चरित्र की जो रचना है वो किसने की थी, चाणक्य ने की थी। अगर यहाँ पर बताना चाहे तो बहुत सारा चीज डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए हम लोग फटाफट करते हैं। प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी, प्रथम जैन संगीति जो है वो कहां हुई थी, राजगृह में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में, वैशाली में। तो यहाँ पर जो 36 का राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो प्रथम जैन संगीति जो है वो कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन को 37, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है। पावापुरी का जो संबंध है वो किस धर्म से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बौद्ध से, जैन से, इस्लाम से, ईसाई से। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है जैन धर्म से, ठीक है। तो पावापुरी का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को 38, कादंबरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट, कालिदास, कौटिल्य या फिर अश्वघोष। तो ये भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है बाणभट्ट, ठीक है। तो कादंबरी के जो लेखक है वो कौन है, वो आपका बाणभट्ट है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन 39, बासवन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे, वैष्णव, शैव, सिख या फिर वीरशैव लिंगायत। तो बासवन्ना जो है वो किस आंदोलन को शुरू किए थे। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है वैष्णव, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को नंबर 40, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। देखिए कई बार, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आपको करा चुके हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो 5 भागों में, कंफ्यूज नहीं होना है।
आईने अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कितने पार्ट में? 5 पार्ट में, 5 पार्ट में। चलिए 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? क्योंकि आईने अकबरी में जो है सारा भूमि का लेखा जोखा जो है प्रस्तुत किया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। चलिए 41 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है 4 भागों में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को जो है 4 भागों में बांटा गया था। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? सेनापति था, वित्त मंत्री था, अंगरक्षक था? ये भी क्वेश्चन देखिए आपको कई बार करा चुके हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। चलिए टोडरमल जो है अकबर के दरबार में क्या था? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका वित्त मंत्री हो जाएगा। राजस्व मंत्री भी और वित्त मंत्री भी दोनों था। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 43। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए इस बार बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉडल पेपर जो है बहुत ही आसान पैटर्न पे बना। ठीक है, चलिए आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? बाबर का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आईने अकबरी में जो है सारा लेखा जोखा होता था मुगल साम्राज्य का। ठीक है, चलिए 43 का जो है राइट आंसर होगा, बिल्कुल 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है अकबर, यानी कि ऑप्शन बी। ध्यान देना है, आईने अकबरी तो इसका मतलब वो अकबर ही होगा। आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, कुतुब मीनार को सबसे पहले जो इसका निर्माण है वो किसने शुरू किया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और खत्म कौन किया था? इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है मृत्यु हो जाते तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कौन खत्म कर दिया, यानी कि उसको पूरा कौन करवाया था? वो था दोस्तों इल्तुतमिश। ठीक है, तो कुतुब मीनार जो है वो कहां पर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी दिल्ली हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये क्वेश्चन देखिए आपको कराए थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जयरेट। ठीक है, तो हुमायूं नामा का जो अंग्रेजी में अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, वो किसने करवाया था? जयरेट ने करवाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? कॉर्निश, सिजदा, पायबोस या फिर ये सभी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है ये सभी। हम लोग पढ़े भी थे कि ये किस तरीके से जो है वो करते थे, जमीन पे हाथ रखते थे, कोई सीने पे हाथ रखते थे। ठीक है, तो मुगल दरबार में जो अभिवादन का जो तरीका है वो किस तरीके से था? वो सिजदा भी था, पायबोस भी था और कॉर्निश भी था। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अकबर ने दीन-ए इलाही कब शुरू किया? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि दीन-ए इलाही को किसने शुरू किया था? अकबर ने। अब ये कब शुरू किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अकबर के शासनकाल में, अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? हम लोग जानते हैं 1556 से लेकर के कब तक? 1605 तक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल 47 को जहां पर राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1581 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो अकबर ने दीन-ए इलाही कब शुरू किया था? 1581 को किया था। ये भी एक प्रकार का धर्म समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी धर्म के लोग आने का अनुमति था। बिल्कुल। गुलबदन बेगम कौन थी? नर्तकी थी, गायिका थी, लेखिका थी, नायिका थी? ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि कौन ऐसा शहजादी थी या फिर मुगल साम्राज्य में कौन ऐसी औरत थी जो कि एक प्रकार का, पहले तो आप आंसर बताइए तभी तो। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका लेखिका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो गुलबदन बेगम जो है वो लेखिका थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा एक चीज आपको पता है, गुलबदन बेगम जो है वो किसकी बेटी थी? वो बाबर की बेटी थी। ठीक है, हुमायूं जो है उसका सौतेला भाई था, क्योंकि उस समय राजा लोग जो होते थे वो 1-2 शादी करते थे, कोई कोई तो 3-4। तो यहाँ पर क्या है कि गुलबदन बेगम जो है वो लेखिका थी, क्योंकि वो हुमायूं यानी कि अपने सौतेला भाई के बारे में उसका लेखक के रूप में जाना जाता था। किसका? हुमायूंनामा के लेखक। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है, तो आपको सिंपली लिखना है गुलबदन बेगम। ध्यान दीजिएगा, गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूंनामा की लेखक भी है, लेखिका भी है। और वो कौन थी? वो लेखिका की। तो आप इस तरीके से दोनों को याद सकते हैं। और ये जो है बाबर की बेटी थी, पुत्री थी, जो भी आपको कहना। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? उसी समय जो है जो भी मौलाना लोग थे वो फतवा जारी किया था कि ये करना गलत है। ठीक है, तो मुगल चित्रकला जो है वो किसके समय में चरमोत्कर्ष पर था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चरमोत्कर्ष पर। आपको कई बार एक क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, तुजुक-ए-जहांगीरी किसने लिखी थी? तुजुक-ए-जहांगीरी जो है वो किसने लिखी थी? बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा जहांगीर, क्योंकि यहाँ पर जहांगीर नाम है और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका जहांगीर होगा। ठीक है, तो तुजुक-ए-जहांगीरी जो है वो किसने लिखी थी? वो जहांगीर ने लिखी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, मुमताज महल किसकी पुत्र थी? मुमताज महल यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो मुमताज महल जो है वो किसकी पुत्र थी? आसफ खान या फिर बैरम खान या फिर महावत खान या फिर अब्दुल रहीम? ठीक है, 51 का जो है राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह है अब्दुल रहीम।
ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मुमताज महल जो है वो अब्दुल रहीम की पुत्री थी। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया था? ये भी क्वेश्चन आपको कई बार करा चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण भारत। तो औरंगजेब जो है वो अपने जीवन का अंतिम भाग जो है वो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी भारत में बिताते हैं, व्यतीत करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सबसे पहले तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि पानीपत में टोटल 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? तो वो भी आपको पूछा जाता है। किसके किसके बीच हुआ था वो भी पूछा जाता है। तो किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी जो है वो हार गए थे। इसी के बाद जो है लोदी वंश वो खत्म हो चुका था। ठीक है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी। 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 54, किस प्रशासकीय सुधार के लिए सिरसा विशेष तौर पर जाना जाता है? किस प्रशासकीय सुधार के लिए सिरसा जो है वो विशेष तौर पर जाना जाता है? यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वह भूमि सुधार व्यवस्था के तौर पर। ठीक है, तो भूमि सुधार व्यवस्था के तौर पर सिरसा को जो है जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन आपका हो जाएगा 55, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? मुमताज, नूरजहां, जहांगीर, गुलबदन बेगम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गुलबदन बेगम तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की क्या थी? लेखक थी, लेखिका थी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? किसकी याद में? तो भाई इसका नाम क्या है? बिल्कुल अभी तो मैंने आपको बताया, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुमताज। जी हाँ, मुमताज महल। तो ध्यान दीजिएगा, ताजमहल जो है वो शाहजहां बनवाया था। किसकी याद में? अपनी बीबी मुमताज की याद में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, लाहौर में। 56 का जो है राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वह ऑप्शन सी, दिल्ली में। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, हरिहर एवं बुक्का। देखिए आपको कई बार करा चुके हैं। ये कौन से साम्राज्य की स्थापना किए थे? विजयनगर साम्राज्य की जो शुरुआत है वो हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, इसी ने किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। इस तरह का क्वेश्चन देखिए आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है 1339। राइट आंसर आपका ऑप्शन 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। सॉरी 1 सेकंड, 1336। ठीक है, वो वैसे 20 ठीक लिख रहा था। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का जो है वो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 में किए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और विजयनगर साम्राज्य जो है सबसे ज्यादा तरक्की जो है वो किसके शासनकाल में किए थे? वो थे दोस्तों किसके शासनकाल में? आप लोग आंसर दीजिएगा। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर राज्य, इसी से संबंधित है हम्पी। ठीक है, चलिए देखिए बिल्कुल 59 का जो राइट आंसर फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे? मुगल साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विजयनगर का बार बार बात आ रहा है, तो आपको आसानी से आंसर देना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो एक पैटर्न का क्वेश्चन जो वो लगातार मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हरिहर और बुक्का, ये भी आपका विजयनगर चैप्टर से है, यानी कि चैप्टर 7 से है। ये क्वेश्चन देखिएगा तो ये भी आपका चैप्टर 7 से क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन देखिएगा तो ये भी जो है आपका चैप्टर 7 से क्वेश्चन है, यानी कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम देखने को मिलता है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, चलिए 59 को जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है विजयनगर साम्राज्य से। तो आयंगर व्यवस्था जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 60, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? जागीर, अग्रहार, उक्ता, अमरम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 60 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा आपका वो है अग्रहार, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए जो भूमिदान किया जाता था उसको अग्रहार कहा जाता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कितना? 61, विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? द्वार, गोपुरम, प्रवेशक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वह है गोपुरम। ठीक है, तो देखिए विजयनगर के बारे में लगातार क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, विजयनगर में मंदिर प्रवेश को क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये सभी। तो कौन थे? 62 का जो है राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी। तो ये जो है महाराष्ट्र के संत थे। कौन कौन? तुकाराम, रामदास,
ज्ञानेश्वर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। देखिए दादू का संबंध कहां से था, राजस्थान से था, पंजाब से था, महाराष्ट्र से था, बंगाल से था। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ए। तो दादू का जो संबंध है वो राजस्थान से था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, शंकराचार्य का मत है द्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर भेदाभेदवाद या फिर द्वैतवाद। ठीक है, तो शंकराचार्य का जो मत है वो किससे है, 64 का जो है राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है भेदाभेदवाद, यानी कि ऑप्शन सी, ये है शंकराचार्य का मत। ठीक है, देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 65, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, मीरा का, कबीर का, गुरु नानक का, वल्लभाचार्य का। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है दोस्तों कबीर का। ठीक है, तो काशी में देखिए ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमाया गया है, इसलिए आप बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। ठीक है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर कबीर हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि कबीर का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। बिल्कुल आपका राइट आंसर है वाराणसी में हुआ था, लेकिन काशी जो है वो कहां पर पड़ता है, वो वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा काशी में जो है कौन प्रसिद्ध संत जन्म हुआ था, कबीर हुआ था। कबीर अगर आपका ऑप्शन में रहेगा वाराणसी तो वाराणसी लगाना है, अगर आपका ऑप्शन में रहेगा काशी तो काशी लगाना है, क्योंकि काशी जो है वो वाराणसी में या फिर वाराणसी काशी में, ये दोनों एक ही जगह है, यानी कि या तो मतलब कोई ना कोई जगह में पड़ता था। ठीक है, तो कंफ्यूज आप लोग को बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो है यहाँ पर इसका जन्म कब हुआ था, तो इस तरह का क्वेश्चन जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि कब इसका जन्म हुआ था, यानी कि कबीर का। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका 1398 हो जाएगा। ठीक है, 1398 में, यानी कि राइट आंसर जो है आपका हो जाए, मतलब यहाँ सॉरी ऑप्शन नहीं पूछा है, 1398 में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है कि कबीर का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1398 में हुआ था। कहां पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, और वाराणसी में काशी जो है वो वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन, नानक का जन्म कहां हुआ था, गुरु नानक का जन्म या फिर नानक का जन्म वो कहां पर हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, अगर दोनों क्वेश्चन आपको साथ में पूछ दिया जाए तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे, काशी में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था, तलवंडी में या फिर कलकत्ता में। तो ये भी क्वेश्चन देखिए अभी आपको करवाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपका तलवंडी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तलवंडी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नानक का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था, तलवंडी में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है यानी कि दरगाह पर सबसे पहले कौन सुल्तान गया था, सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है अकबर, यानी कि ऑप्शन डी। तो अकबर का जो संबंध है वो चिश्ती सिलसिले से था। तो ध्यान दीजिएगा, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अजमेर स्थित, यानी कि अजमेर में जो स्थित है मोइनुद्दीन चिश्ती, वहां पर सबसे पहले कौन सा सुल्तान गया था, वो था अकबर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। चलिए बहुत अच्छी बात है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, तहकीक ए हिंद में जिसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल यहां पर जिसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अल बरूनी। ठीक है, किताबुल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद। क्वेश्चन देखिए कितना घुमाया गया है। ठीक है, 68 का जो है राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है अल बरूनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कितना, 69, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था, अल बरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन में आपको फ्रांसवा बर्नियर दीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसका जो है राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है मार्को पोलो, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था, वो था मार्को पोलो। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 70, कैप्टन हॉकिंस किस देश का था, फ्रांस, पुर्तगाल, ईरान, इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है आपका फ्रांस का, यानी कि ऑप्शन ए। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वो फ्रांस का था। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 71, मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी, मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी। यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है रैयतवारी, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, किसान का 5 नाम था, आप लोग को याद रहेगा, याद रहना चाहिए। एक था रैयत, किसान को रैयत से भी बुलाया जाता था मुगल साम्राज्य के शासनकाल में। एक था आपका मुजारियन और एक था आपका आसामी। तो ध्यान रखिएगा, आसामी हो गया, रैयत हो गया, मुजारियन हो गया, ये सभी किसका नाम था, ये सभी किसान का नाम था। और एक हम लोग कृषक और किसान तो जानते ही हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, अस्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था, बंगाल, मद्रास, बंबई, मध्य भारत। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है मद्रास। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त जो है वो किस स्थान से जुड़ा हुआ था, वो था मद्रास से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बंगाल हो गया और एक मद्रास हो गया, एक बंबई हो गया। बंगाल मतलब कलकत्ता, आपको ध्यान देना है। ये तीनों शहर जो है
1900 से लेकर के 1940 के बीच में सबसे बड़ा यानी कि विशाल शहर माना जाता है अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक है, कौन कौन? बंबई, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, चलिए 72 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन भी मद्रास ही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, फ्रांसिस बुकानन कौन था? सैनिक था, गायक था, अभियंता था या फिर सर्वेक्षक था यानी कि सर्वेयर था? तो 73 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है सर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर। तो फ्रांसिस बुकानन जो है वो कौन था? वो सर्वेक्षक था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? बंगाल से था, बंबई से था, मद्रास से था? ये कहानी मैंने आपको बहुत अच्छे से सुनाई थी। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बंगाल, क्योंकि हम लोग जानते हैं अंग्रेज जो है वो सबसे पहले बंगाल में आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी। यहाँ पर उसकी लड़ाई किससे हुई थी? वो हुई थी सिराजुद्दौला से, जिसको हम लोग प्लासी का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला से लड़ा गया था। पहली लड़ाई थी अंग्रेजों की। ठीक है, तो यहीं पे संथाल को पहले रहने के लिए मौका देता है वो अंग्रेज लोग, फिर बाद में इसी के साथ जो है एक प्रकार का दुर्व्यवहार करने लगता है, टैक्स लेने लगता है, इसलिए संथाल जो है वो विद्रोह कर देता है। इसी को हम लोग 1857 की क्रांति में पढ़ रहे थे। तो 74 को जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, टाइम बहुत ले लेता है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलिए, बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह या फिर मोपला विद्रोह? तो मैंने आपको अभी बताया कि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर संथाल विद्रोह का बात आया, यहाँ पर आपका फ्रांसिस बुकानन अलग क्वेश्चन था, यहाँ पर संथाल विद्रोह का बात आया, तो यहाँ पर भी आपका देखिए संथाल विद्रोह ही होगा। ठीक है, तो 75 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका संथाल विद्रोह होगा। क्वेश्चन जो है सेम टू सेम देखने को मिलेगा इस तरह का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? सिंधु कान्हू का जो संबंध है वो कौन से विद्रोह से था? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है संथाल विद्रोह यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को, लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को? तो 77 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है लॉर्ड कार्नवालिस यानी कि ऑप्शन ए। तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो शुरू करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड कार्नवालिस को दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, नंबर 78, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां किया था? अवध में, बिहार में, झांसी में, दिल्ली में? तो ये भी आपको कराए थे। उस समय बेगम हजरत महल जो है वो हारी हुई थी, लेकिन तब भी लोगों पर इतना अत्याचार किया जा रहा था, तब भी उसको मजबूरन बेगम हजरत महल के पास जाना पड़ा था। तो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो कहां पर किया था? और एक बेगम हजरत महल जो था वो भाग करके कहां पर चली गई थी? वो चली गई थी आपका नेपाल। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन भाग गया था? नेपाल, बेगम हजरत महल। ठीक है, 78 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है अवध में। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो कहां किया था? अवध में किया था। कहीं पे भी कोई घटना होता था अवध में जो है विद्रोह हो जाता था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वीडी सावरकर। क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, ये जो है 1857 के विद्रोह को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। लेकिन हम लोगों को आजादी जो है उस समय नहीं मिली थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखाता हूं तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछ दिया था कि भूमि को जो 4 भाग में बांटा गया था उसका क्या क्या यानी कि कौन कौन भाग में बांटा गया था? क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसलिए अभी मुझे ध्यान आया, इसलिए आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन था आपका कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को जो है कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। बहुत अच्छी बात है। वो कौन कौन सा था? एक था आपका पोजल, एक था आपका पूर्ति, एक था आपका झज्जर, एक था आपका बंजर। ठीक है, ये 4 प्रकार था, 4 भागों में था, एक आपका पोजल, एक पूर्ति, एक झज्जर, एक बंजर। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना कर रहे थे अभी? क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 कर चुके, अभी तुरंत कर दिए कि वीडी सावरकर। वीडी सावरकर फुल फॉर्म आपको क्या बताया? विनायक दामोदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? लाल किले से, हुमायूं के मकबरे से, या फिर अलाई दरवाजे से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 80 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है दोस्तों हुमायूं के मकबरे से, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को जो है कहां से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे से। कहां पर इसको भेज दिया गया था? इस तरह का क्वेश्चन देखिए आपको देखने को मिलेगा, आगे जरूर आएगा। ठीक है, देखिए जी बिल्कुल, व्यापगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? व्यापगत का जो सिद्धांत है वो किसने लागू किया था? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वह है लॉर्ड रिपन, यानी कि ऑप्शन बी। तो व्यापगत का जो सिद्धांत है वो किसने लागू किया था? लॉर्ड रिपन ने। देखिए इस क्वेश्चन, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका आंसर आपका बंबई हो जाएगा। 82 का राइट आंसर ऑप्शन ए। तो 7 द्वीपों का जो नगर है वो किसे कहा जाता है? बंबई को कहा जाता है।
इसी को मिलाकर के बंबई जो है बहुत बड़ा विशाल शहर बना था। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो किस शहर में स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता में। ठीक है, तो आपको अगर पूछ देगा गेटवे ऑफ इंडिया वो कहां पर है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बंबई में है, और विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहां पर है, कलकत्ता में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया को जो है किसके लिए बनाया गया था, स्वागत के लिए। ठीक है, उस समय जो अंग्रेज के जो जनरल थे उसके स्वागत, और उसकी बीबी जिसका नाम थी मेरी, और उसके पति का नाम क्या था, जॉर्ज नाम था शायद। ठीक है, जॉर्ज, तो जॉर्ज और मेरी का स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। कहां पर, बंबई में। ठीक है, और विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कलकत्ता में है। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है, ध्यान दीजिएगा। इंडिया गेट वो कहां पर है, दिल्ली में है। 84 का जो है राइट आंसर होगा, बिल्कुल हो जाएगा, वो है 1931 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो इंडिया गेट का जो निर्माण है वो 1931 में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन आपका 85, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहां आया था। ये क्वेश्चन में देखिए बहुत तो कंफ्यूज है, यहां पर जो इसका राइट आंसर है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहां आया था, हम लोग जानते हैं वो जो है चेन्नई में आया था। चेन्नई कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। लेकिन इसका पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था मद्रास। जी हाँ, मद्रास, उसको चेंज किया गया था 1996 में, मद्रास को चेन्नई में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा जो है वो तमिलनाडु में आया था, तमिलनाडु में, चेन्नई में, लेकिन उसका नाम बदल के सॉरी मद्रास में आया था, लेकिन मद्रास का नाम अभी क्या है, चेन्नई है। तो यहां पर आपको ऑप्शन में चेन्नई ना देकर के मद्रास दिया है, इसलिए आपको राइट आंसर ऑप्शन भी मद्रास लगाना। ठीक है, तो वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहां आया था, मद्रास में आया था। देखिए चैनल को सब्सक्राइब जो भी बच्चे नहीं किए प्लीज करेंगे, वीडियो को बहुत बच्चे अभी भी हैं जो कि लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया जा रहा है, सभी 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, जम करके एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो खत्म होने से पहले, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो सभी कोई सही से सभी आंसर को मिला लें, क्योंकि हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन आपको सेम टू सेम 60 से 70% क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन देखिए आपको करवाए हैं। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 1872 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो है वो 1872 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन, चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है, चौरी चौरा जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपको कराए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी को इसी में जो है बिल्कुल। चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 88, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे, राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जो चंपारण गए थे, चंपारण का जो आंदोलन चला था, तो 1917 में गांधी जी जो है वो किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। 88 का जो है राइट आंसर होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 89, फटाफट कवर करेंगे, और 11 क्वेश्चन रह गया आपका। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है आपका पंजाब में, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका कितना, 90। काला कानून किसे कहा गया था, रॉलेट एक्ट को, हंटर रिपोर्ट को, या फिर वुड डिस्पैच को, या फिर 1919 का अधिनियम को। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो काला कानून जो है वो रॉलेट एक्ट को कहा गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए इस क्वेश्चन, स्वराज्य दल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1923 में। तो स्वराज्य दल की जो स्थापना है वो 1923 ईस्वी में हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन 92, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, 1920 में, 1930 में, या फिर 1942 में, 1940 में। हम इसके पीछे पूरे कहानी आपको बताए थे, पहले तो आप आंसर समझिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है क्या, 1942 यानी कि ऑप्शन सी। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था, 1942 में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो गांधी जी है, जितने बड़े बड़े नेता थे, वो अंग्रेजों को कहा कि देखिए, उसी समय आपको मालूम होना चाहिए 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, 1939 में, और उसी समय गांधी जी कहा था उसको कि देखिए हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे, आप हमको आजाद कर दीजिए। लेकिन वो लोग नहीं माना। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े उस समय जो मंत्री थे वो इस्तीफा दे दिया, और उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो 1942 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन 93, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आजाद हिंद फौज, यानी कि ऑप्शन ए। तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था, आजाद हिंद फौज का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए
देखिए इस क्वेश्चन 94 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर जो 94 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह सुभाष चंद्र बोस यानी कि ऑप्शन डी। तो 1938 एवं 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन 95 सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने, स्वराज दल ने, कांग्रेस ने। तो सीधी कार्रवाई की जो धमकी है वो किसने दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका मुस्लिम लीग हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो सीधी कार्रवाई की जो धमकी है वो मुस्लिम लीग ने दी थी। देखिए इस क्वेश्चन 96 भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी या फिर लिबरल पार्टी या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी? तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है लेबर पार्टी, ऑप्शन ए। ये थोड़ा जो है दयालुपन इसके अंदर भरा हुआ था। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। देखिए इस क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वह है सी राजगोपालाचारी। बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिए अंतिम गवर्नर जनरल जो होगा वो अंग्रेजी होगा, तो अंग्रेजी में ये सब नाम होगा, नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन 97 का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? यहाँ पर पिता पूछ रहा है ना कि अध्यक्ष। ठीक है, अगर आपको अध्यक्ष पूछता तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिता किसे कहा जाता है, तो वो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो भारत के संविधान का पिता जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है और अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, संविधान। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है संविधान। जी हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोवर्टी इन इन्वेस्टेड हुम, तो हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये जो है अपने जमाने में विदेश मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, और ये सबसे पहले यानी कि आजादी के बाद कौन सा सरकार बना था भाई? अंतरिम सरकार। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा देश जो है 1947 को आजाद हुआ था और जो पहला जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में। तो ये 5 साल जो सरकार था वो कौन था? तो वो था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए ये 5 साल को इसीलिए अंतरिम का सरकार कहा जाता है। किसका सरकार? अंतरिम का सरकार। ठीक है, तो अंतरिम का सरकार भी जो है वो जवाहरलाल नेहरू ही था और चुनाव होने के बाद भी जो पहला प्रधानमंत्री है वो जवाहरलाल नेहरू ही था और पहला विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है। चलिए, तो हम लोग 100 में से 100 क्वेश्चन कर दिए। आपको फटाफट कमेंट करना है कि आप 100 में से कितना सही किए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, ना कि चैट सेक्शन में। ठीक है, 100 में से आप कितना बनाए, और जो भी बच्चे कम से कम 90 प्लस क्वेश्चन बनाए तो इसका मतलब है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। और जो भी बच्चे अगर 100 में से अगर 50 भी बना दिए हैं तो आप घबराइए मत, आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अब आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन बच गया है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव को यानी कि और जो बाकी आपका सब्जेक्ट है जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, जो भी बच्चे नहीं मिला है उसको मिला लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर वीडियो अपलोड है। उसके बाद आपका हो गया पॉलिटिकल, वो भी अपलोड हो जाएगी, ज्योग्राफी वो भी अपलोड हो जाएगी। धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से क्लास 12 की तैयारी कराई जाती है, खास करके आर्ट्स की। बहुत मजे के साथ हम लोग पढ़ते हैं, बहुत मजे के साथ। आप एक बार जाकर के प्लेलिस्ट को देखिए। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो खत्म होने से पहले प्लीज एक बार वीडियो को जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। टाइम बहुत कम है, बस तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, लगातार करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।